वेलकम। नमस्कार आप सबको। मेगा ज्योग्राफी की आज की सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का चैप्टर बेसिक गोल के ज्ञान आधारित होगा। बाकी वाले अक्सर चैप्टर में कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड लेकर के आता हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पृथ्वी के आकार से रिलेटेड। वैसे जो हेडिंग दिख रही है आपको, पृथ्वी का आकार। नॉर्मली कभी कभार आपने बुकों के अंदर भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो फिर एक कंफ्यूजन सा हो जाता है, क्या दुनिया की कौन सी चीज को हम पृथ्वी की आकृति से जोड़ के देखें। फिर जब किताबें पढ़ते हैं या जो ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भूगोल को बहुत सारा पढ़ा है, तो फिर उनकी जबानी आंसर निकलता है कि भाई पृथ्वी है वो नारंगी के समान या संतरे के समान है। ऐसा आपने शब्द सुना होगा। छोटे बच्चे डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो कहीं किताब पढ़ा है कि नहीं नहीं, पृथ्वी गोल तो नहीं हो सकती। पृथ्वी गोल भी नहीं है, पृथ्वी अंडाकार भी नहीं है। तो बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, शुरू से लेकर के ये बहुत ही विवाद का विषय रहा। आरंभिक समय जब मैं प्रागैतिहासिक काल में जाकर के देखूं तो इनकी आकृति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं। ना कि किसी कंपटीशन एग्जाम में इसको नहीं पूछा, बल्कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुकों के अंदर की पाइथागोरस नाम के विद्वान ने पृथ्वी को गोल बताया। और गोल पृथ्वी का अनुसरण कई विद्वानों ने किया था। अरस्तु ने भी किया है, आर्यभट्ट ने भी किया है। यहाँ तक कि हमारा भूगोल का महत्वपूर्ण विद्वान इरेटोस्थनीज भी गोल मान। उसके बाद समय बीतता गया और कई नए विद्वान भी आते गए। उन्होंने अपने अपने तरीके से पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में विचार रखे। एक टाइम पीरियड आता है कॉपरनिकस का काल, आप जानते होंगे। उसने भी पृथ्वी को गोल माना। कॉपरनिकस का खगोल में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने तारागणों के बारे में अच्छा जिक्र किया। और जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, भू केंद्रीय सिद्धांत, उसके विपरीत उन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। इस तरीके से काफी अच्छी अच्छी थ्योरी कॉपरनिकस ने दी। लेकिन कॉपरनिकस ने भी कहा कि यार पृथ्वी गोल है। फिर एक विद्वान आता है, आपको पता हो तो, जेम्स जिन्स। जिन्स ने थोड़ा सा अलग हट करके विचार दिया। उसने कहा कि यार गोल नहीं है, तो नाशपाती के समान है। फल होता है नाशपाती। जिन्स से थोड़ा पहले आइजक न्यूटन ने भी अपना विचार दिया था, और न्यूटन का विचार काफी वैल्यूएबल था, जो आज की पृथ्वी के बहुत नजदीक था। न्यूटन ने अपने मत में एक जगह कहा था कि पृथ्वी गोल नारंगी के समान। शब्द उसने भी गोल इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने कहा था कि गोल नारंगी के समान। उसने तो व्याख्या इतनी कर दी कि वो ध्रुवों से चपटी है, ये तक न्यूटन ने कहा था। तो पहली बार पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में, यानी वर्तमान रूप में सही तरीके से किसी ने देखा था, तो वो न्यूटन ने देखा था। देखने का मतलब उसने परिभाषित किया था या उसने बताया था कि ये ऐसी। उसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और ध्रुवों पर है वो थोड़ी चपटी है। उसके बाद समय बीतता गया। एक विद्वान आया, जॉन हर्सल। उसने कहा कि आप पृथ्वी की आकृति को किसी भी दूसरी आकृति से जोड़ के नहीं देख सकते। तो उसने कहा कि पृथ्वी पृथ्वी के समान ही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई दूसरी आकृति है वो उसका मैच नहीं करती। इसलिए आपको स्पेशल पृथ्वी की आकृति की वस्तु बनानी पड़ेगी। नॉर्मली हम कहते हैं संतरे के समान या नारंगी के समान, बट हर नारंगी और हर संतरा पृथ्वी की आकृति के समान का नहीं हो सकता। और इट मीन्स आप संतरे की आकृति देखोगे तो उसका भी जो पेट है वो काफी सपाट चौड़ा है, तो वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की स्थिति को सही क्लियर नहीं करता है। तब जॉन हर्सेल ने अच्छी बात की, पृथ्वी पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी की आकृति है वो पृथ्वी के समान है। फिर आइजक न्यूटन ने ही
अपने विचार के अंदर सन 1687 के अंदर एक शब्द दिया था, आपको पता हो तो, ऑब्लेट स्पेरोइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लद्धवक्ष गोलाब। मैं एक डायग्राम से ही आपको बताऊंगा पूरा। एक शब्द कभी कभार आपने पढ़ा होगा और काफी चर्चित है ये शब्द, लद्धवक्ष गोलाब। पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में ये शब्द सबसे उपयुक्त माना है। ऑब्लेट स्पेरोइड इंग्लिश में कहते हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया था विद्यार्थियों आइजक न्यूटन ने। ये शब्द, ये एक प्रश्न है कि इसको लद्धवक्ष गोलाब किसने, सर आइजक न्यूटन ने कहा। और उसने तो ये तक बताया था कि पृथ्वी ध्रुवों की तरफ से चपटी है और भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। नॉर्मली मैं चित्र भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा ग्लोब के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा ग्लोब की क्लियरिटी आपके नहीं रहेगी क्योंकि लाइटिंग इफेक्ट है। ये ग्लोब है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में दूसरी कोई आकृति पृथ्वी के समान नहीं है, केवल और केवल ग्लोब ही है। केवल और केवल ग्लोब ही है जो पृथ्वी की यथार्थ आकृति को परिभाषित कर सकता है। बाकी दुनिया के अंदर कोई ऐसी आकृति नहीं है जो पृथ्वी को परिभाषित कर सके या पृथ्वी की यथार्थ आकृति को इंगित कर सके। ये ग्लोब आपके सामने दिख रहा है। आप इस ग्लोब को ध्यान से देखिए। ये ग्लोब का नॉर्थ पॉइंट है और ये ग्लोब का साउथ पॉइंट है। इनको बोलते हैं ध्रुव, पोल। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये दक्षिणी ध्रुव है और ये ऊपर वाला पॉइंट है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये बीचों बीच का जो भाग है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी कैसी है? यदि इसको अपन गोल मान लें तो गोल माने तो इसकी जो दो त्रिज्याएं होती वो बराबर होगी। थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं दो त्रिज्याएं कौन सी की बात कर रहा है। ये जो चित्र है ये आपके सामने चित्र दिख रहा है ये, या मैं यहां बढ़ा देता हूं। जैसे गोल पृथ्वी होती, ये जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये भूमध्य रेखा है। तो यदि वृत्त होता है ना, पृथ्वी वृत्त होता है तो ये व्यास और ये व्यास बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के गोल बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां से पृथ्वी धंस गई है। यहां से धंस जाने का मतलब यहां से पृथ्वी सपाट है, इधर से और इधर से, और इधर से थोड़ी पृथ्वी बाहर निकली हुई है। इसका मतलब ये लाइन तो है लंबी और ये लाइन है छोटी। अब थोड़ा इस ग्लोब की तरफ दृष्टि डाल दो। ये वाले जो भाग है, ये भाग थोड़ा धंस गया है, नीचे बैठ गया है, और ये भाग भी थोड़ा धंस गया है, और ये जो पृथ्वी का पेट है ये बाहर निकल गया है। इस आकृति को सर आइजक न्यूटन ने एक शब्द दिया था, ऑब्लेट स्पेराइड, अर्थात लद्धवक्ष गोलाब। पहले इस शब्द को समझ ले, फिर अगले शब्द की तरफ या अगली व्याख्या की तरफ जाए। ये शब्द इससे बना है, लघु धन अक्ष। गोलाब, गोलाब का मतलब होता गोला। जैसे ये पृथ्वी के दो अर्ध गोले हैं, इसको मैं इस तरीके से चीरता हूं। नॉर्मली ये एक आधा गोला है और ये भी एक आधा गोला है। ये गोले का अक्ष है, ये भी गोले का अक्ष है, और इन दोनों को मिला दे तो पृथ्वी पूरा गोला बनेगी। लेकिन गोला ऐसा है जिसका अक्ष लघु है। लघु का मतलब छोटा है। अब यदि ये लाइन और ये लाइन बराबर होती तो ये पूर्ण गोला होता, जिसका अक्ष और उनका जो व्यास होता है मध्य का वो बराबर होता। लेकिन अक्ष थोड़ा सा छोटा हो गया, इसलिए इसमें शब्द आ गया लघु अक्ष वाले दो गोलों से मिलकर के बनी है। दो अर्ध गोलों से, दो गोले नहीं, दो अर्ध गोलों से मिलकर के बनी। तो पृथ्वी है तो गोलाब, लेकिन लघु अक्ष वाला गोलाब है। समझ में आ गई? इसके लिए एक सबसे उपयुक्त शब्द यूज किया जाता है जो मैंने यहां बताया था, जियोड। पृथ्वी की आकृति के लिए एक बेहतरीन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जियोड।
जियोड का मतलब होता है पृथ्वी की आकृति के समान। जियोड, जियोड का मतलब होता है पृथ्वी की आकृति के समान। और ये जो शब्द है, ये शब्द वर्तमान में पृथ्वी की आकृति के लिए काफी चर्चित है। अब थोड़ा इसके आकार से रिलेटेड कुछ डेटाज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी किस तरीके से लघुअक्ष वाला गोला है। ये पृथ्वी है। नॉर्मली ये जो टूटी लाइन है, ये जो टूटी टूटी लाइन है, वो ये बताती है कि यदि पृथ्वी गोल होती तो ध्रुवों की तरफ से थोड़ी ऊपर होती। अभी ये जो लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, ये तो पृथ्वी की ओरिजिनल लाइन है, और ये लाइन गोल पृथ्वी की होती, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अब ये टूटी टूटी लाइन है, ये ध्रुव विषुवत रेखा से पृथ्वी की वास्तविक लाइन होनी चाहिए थी। यदि पृथ्वी गोल होती तो ध्रुवों से थोड़ी ऊपर उठी हुई और विषुवत रेखा से थोड़ी अंदर होती, तब जाकर के ये गोल बनती। अब एक्चुअल में क्या हो गया, ध्रुव से ये यहां के बजाय थोड़ी नीचे आ गई है। ये इतना इसने गैप ले रखा है, देखो ये गैप ले रखा है। ये इतनी पृथ्वी इधर से धंस गई और इतनी पृथ्वी इधर से धंस गई। यहां से तो धंसी है, बाहर होने के बजाय अंदर हुई है, और यहां से ये देखो बाहर निकल गई है। ये इतनी बाहर निकली है, उभरी है। इसको भूमध्य रेखीय उभार कहते हैं या जियोइड उभार कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से ये बाहर आ गई। अब आपको कि सर एक्सपेरिमेंट इसको अपन करके देखें किस प्रकार का है, तो नॉर्मली हम इसकी परिधि की बात कर लें, परिधि की कर लें या व्यास की कर लें, दोनों ही डिस्कस करेंगे। जैसे व्यास की बात करें अपन, तो ये जो पृथ्वी का व्यास है, ये व्यास यहां से लेकर के और यहां तक, ये व्यास है 12,756। आपने त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, 6,371 किलोमीटर के लगभग आती थी, 71-73 किलोमीटर तक भी आती थी। और एक जगह मैंने आपको बताया था 6,378 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। 6,378 के हिसाब से व्यास कितना बनता है, 6,756। तो नॉर्मली पृथ्वी का जो ध्रुवीय विश्वरेखीय व्यास है वो 12,756 है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न है। मील में भी पूछा जाए विद्यार्थियों तो 7,926 मील है। जबकि इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो थोड़ा सा कम है, वो कितना है, 12,714 है। अब देखो ये 12,756 है, ये 12,714 है, 7,900 मील के बराबर है, तो ये कम हो गया। इसका मतलब ध्रुव से धंसी हुई है और विषुवतीय उभार है, अर्थात विषुवत से फैली हुई है। तो एक तो ये 2 डिजिट है, ध्यान रखना। और कभी कभार ये 14 की जगह 13 भी लिखा हुआ है। हो मैं सारी डाउट चीजें क्लियर करता हूँ, कहीं कहीं 13 भी लिखा होता है। एक बार प्रश्न आया था कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के मध्य अंतर कितना है, और उसमें 43 किलोमीटर का अंतर राइट माना था, 43 किलोमीटर का। तो एक्चुअली 12,713 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में 12,756 किलोमीटर का जो व्यास होगा वो भूमध्य रेखीय व्यास होगा, और 12,713 किलोमीटर का व्यास होगा वो ध्रुवीय व्यास होगा। परिधि की बात कर ले तो एक्चुअल में जो ध्रुव की जो परिधि है वो है 40,000 किलोमीटर। अर्थात ध्रुव से ध्रुव यदि अपन पृथ्वी का वृत्त खींचे तो आपको 40,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी 24,860 मील चलना पड़ेगा। जबकि यदि आप भूमध्य रेखा का व्यास आप निकालते हो, भूमध्य रेखा के व्यास आपका 40,075 किलोमीटर का है, अर्थात दोनों व्यास के बीच में 75 किलोमीटर का अंतर है, 24,900 और 2 मील आता है। विद्यार्थियों प्रश्न बहुत सिंपल है, मैटर बहुत सिंपल है, लेकिन ज्योग्राफी के हम स्टूडेंट है, थोड़ा हमें यह समझ में आना चाहिए कि जियोइड क्या है, लघुवक्ष गोलाभ क्या है, या पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति स्पेरिकल है। स्पेरिकल है मतलब एक गोलाभीय ग्रह के रूप में मानी जाती है, स्पेरिकल प्लैनेट्स के रूप में मानी जाती है, गोलाब के रूप में मानी जाती है। लेकिन वो भी कैसा गोलाब है, लघु अक्ष वाला गोलाब है, जो ध्रुवों से संकरा है और विषुवत रेखा से उभरा है। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ पृथ्वी के साथ। ये भी एक
इंपॉर्टेंट बात है। तो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि सर आइजक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय उभार का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो एक फोर्स पैदा होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अर्थात अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल पदार्थों को बाहर धकेलने का काम करता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप भूमध्य रेखा पर उभार पैदा हुआ। ऐसी कंडीशन में ध्रुवीय क्षेत्रों में धंसा हुआ है। तो ध्रुवीय क्षेत्र धंसने के कारण किसी आप गोल चीज को धंसाओगे तो जहां से धंसाओगे वहां से समतल हो जाएगी, और यदि गोल चीज को कहीं से धंसाओगे तो कहीं से वो चीज उभरेगी। तो पृथ्वी के साथ भी सर आइजक न्यूटन यही कहता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उसका विषुवतीय व्यास फैला, अर्थात वहां से वो उभार आया और ध्रुवीय व्यास है वो धंस गया। तो ध्रुवीय व्यास कितना है, परिधि कितनी है, त्रिज्या कितनी, उस संदर्भ में भी देख लेना कौन कौन से शब्द यूज किए, किन किन विद्वानों ने इस पर विचार रखा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है भूगोल के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। धन्यवाद। नेक्स्ट ऐसे ही हम किसी सीरीज को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।